कभी ऐसा सोचा है कि आपने अपने सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट का दाम बढ़ाया, सोचा कि भाई अब तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, लेकिन हुआ क्या? बिल्कुल उल्टा, आपका रेवेन्यू ही घट गया। आखिर ये हुआ कैसे? गलती कहाँ हुई? आज हम इसी मजेदार पहेली को सुलझाने वाले हैं और इसी के साथ समझेंगे फाइनेंस का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट, इलास्टिसिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मिलिए नेहा से। नेहा एक CFA एस्पिरेंट है और उनकी ये जो कंफ्यूजन है ना, मुझे लगता है हम में से कई लोगों को अपनी सी लगेगी। इलास्टिसिटी, ये शब्द हम सबने सुना है, पर असल जिंदगी में किसी बिजनेस पर इसका क्या असर होता है? चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा हमेशा के लिए दूर करते हैं। और यही है आज का सबसे बड़ा सवाल। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि दाम बढ़ाने से आपकी कमाई कम कैसे हो सकती है, पर यही वो पहेली है जिसका जवाब हम आज खोजने वाले हैं। और यकीन मानिए, इसका जवाब ही स्मार्ट बिजनेस फैसलों की असली चाबी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक लोकल कॉफी शॉप से। इसे चलाते हैं मिस्टर शर्मा। अब हर बिजनेस ओनर की तरह मिस्टर शर्मा भी अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने एक सीधा साधा लॉजिकल फैसला लिया, अपनी कॉफी का दाम बढ़ा दिया। लेकिन नतीजा वो नहीं निकला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। तो मिस्टर शर्मा ने किया क्या? उन्होंने अपनी एक कप कॉफी का दाम 100 रुपए से बढ़ाकर सीधा 120 रुपए कर दिया। अब देखने में तो ये एक छोटा सा बदलाव लगता है, पर इसी एक फैसले ने, आप कह सकते हैं, पूरी कहानी बदल दी। अगर परसेंटेज में देखें तो ये थी 20% की बढ़ोतरी। अब इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा। ये हमारी इलास्टिसिटी वाली पहेली का पहला बहुत जरूरी टुकड़ा है। तो सवाल ये है कि कस्टमर्स ने इस बढ़े हुए दाम पर कैसे रिएक्ट किया? कुछ खास अच्छा नहीं। हालत ये हुई कि लगभग रातों रात जो कॉफी शॉप दिन में 100 कप बेचती थी, वो अब सिर्फ 70 कप पर आ गई। सीधा सीधा मतलब डिमांड में 30% की जबरदस्त गिरावट। और यह है हमारी पहेली का दूसरा और उतना ही जरूरी टुकड़ा। तो अब हमारे पास क्या है? कीमत 20% ऊपर गई और डिमांड 30% नीचे आ गई। चलिए अब इन दोनों टुकड़ों को जोड़कर देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। अब टाइम आ गया है उस टूल को यूज करने का जो इस पूरी गुत्थी को सुलझा देगा, प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला। देखिए, ये बस एक फैंसी नाम है। असल में ये वो तरीका है जिससे इकोनॉमिस्ट ये नापते हैं कि प्राइस बदलने पर कस्टमर्स कितना रिएक्ट करते हैं। तो ये है वो फॉर्मूला। अरे, इसे देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में समझें तो ये बस दो चीजों को कंपेयर करता है। डिमांड में कितने % का बदलाव आया और प्राइस में कितने % का बदलाव आया। बस ये कस्टमर्स की सेंसिटिविटी का एक स्कोर कार्ड है। चलिए अब अपनी कॉफी शॉप वाले नंबर्स को इस फॉर्मूले में फिट करते हैं। तो डिमांड में जो 30% की गिरावट आई, उसे हम डिवाइड करेंगे कीमत में हुई 20% की बढ़ोतरी से। और हमें क्या मिला? -1.5। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये वो खुफिया कोड है जो हमें बताएगा कि मिस्टर शर्मा की पूरी स्ट्रैटेजी आखिर फेल क्यों हुई। तो ये -1.5, इसका असल में मतलब क्या है? चलिए अब थोड़ी देर के लिए मैथ्स को साइड में रखते हैं और इस बात पर फोकस करते हैं कि इस एक नंबर का बिजनेस के लिए क्या मायने हैं। यहां पर हमारे सबसे पहले सवाल का सीधा सा जवाब है। क्योंकि हमारा इलास्टिसिटी नंबर 1.5 है, अभी के लिए नेगेटिव साइन को भूल जाइए, ये 1 से ज्यादा है। जब भी ये नंबर 1 से ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि डिमांड इलास्टिक है, और इसका सीधा सा मतलब है जब डिमांड इलास्टिक हो तो प्राइस और टोटल रेवेन्यू उल्टी दिशा में भागते हैं। मतलब आप प्राइस बढ़ाएंगे तो रेवेन्यू नीचे जाएगा। बिल्कुल वही जो मिस्टर शर्मा के साथ हुआ। इसको और भी आसानी से समझने के लिए इलास्टिसिटी को 3 बकेट में सोचिए। पहला, इलास्टिक, जैसा हमारी कॉफी शॉप के केस में हुआ। इसमें कस्टमर प्राइस को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। कॉफी महंगी हुई, कोई बात नहीं, वो चाय पी लेंगे। दूसरा, इनइलास्टिक, जैसे पेट्रोल या जरूरी दवाइयां। दाम कितना भी बढ़ जाए, आपको खरीदना ही पड़ता है, आपके पास ऑप्शन कम है। और तीसरा होता है यूनिट इलास्टिक। ये वो स्वीट स्पॉट है जहां आपका रेवेन्यू सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए, ये कॉन्सेप्ट हाथ से कैलकुलेट करके समझना तो ठीक है, लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में एनालिस्ट के पास इतना टाइम नहीं होता। और यहीं पर एंट्री होती है माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट जैसे स्मार्ट AI टूल्स की, जो इस तरह का पूरा एनालिसिस चुटकियों में कर सकते हैं। और प्रोसेस, अरे बहुत ही सिंपल है। बस आपको अपना सेल्स डेटा एक एक्सेल शीट में डालना है और फिर कोपायलट से कहना है कि वो अपना जादू चलाए। मतलब हाथ से लंबे लंबे कैलकुलेशन करने का झंझट ही खत्म। आपको सारी इनसाइट्स तुरंत मिल जाती हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है? आपको कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग वोडिंग सीखने की जरूरत नहीं है।
बस एक सिंपल सा सवाल पूछना है, जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ये ऐसा है जैसे आप अपने डेटा से सीधे सीधे बात कर रहे हो और उससे कह रहे हो, चलो अब सारे राज बता दो। और ये देखिए रिजल्ट। को-पायलट ने न सिर्फ फटाफट परसेंटेज निकाली और हमारे -1.5 वाले नंबर को कंफर्म किया, बल्कि वो एक स्टेप आगे भी गया। उसने कमाल की स्ट्रैटेजिक सलाह दी। अगर रेवेन्यू बढ़ाना है तो दाम कम करने के बारे में सोचो। इससे ये पता चलता है कि एआई सिर्फ एक कैलकुलेटर नहीं है, बल्कि आपका एक स्मार्ट एनालिटिकल पार्टनर है। ठीक है, तो हमने थ्योरी भी समझ ली और टेक्नोलॉजी भी देख ली। अब आते हैं उस बात पर जो शायद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि CFA लेवल 1 एग्जाम के लिए इस कॉन्सेप्ट को मास्टर कैसे किया जाए। तो ये रहे आपके लिए कुछ प्रो टिप्स। पहला, लॉजिक पर फोकस कीजिए, रट्टा मत मारिए। ये समझिए कि कॉफ़ी की डिमांड पेट्रोल से ज़्यादा इलास्टिक क्यों है। दूसरा, न्यूमेरिकल्स की खूब प्रैक्टिस कीजिए, स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़रूरी है। तीसरा, ये गोल्डन रूल याद रखिए, इलास्टिक है तो प्राइस और रेवेन्यू उल्टी दिशा में जाएंगे, इनइलास्टिक है तो एक साथ चलेंगे। और सबसे ज़रूरी एग्जाम टिप, ज़्यादातर सवालों में नेगेटिव साइन को इग्नोर करना होता है। बस ये देखिए कि नंबर 1 से बड़ा है या छोटा, इतना ही काफ़ी है। तो आखिर में नेहा की ये बात इस पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समअप करती है। इलास्टिसिटी सिर्फ एग्जाम में पास होने के लिए एक फॉर्मूला नहीं है, ये वो असलियत है जो तय करती है कि कौन सा बिजनेस मार्केट में टिकेगा और कौन सा नहीं। और हाँ, जैसा कि रोहित याद दिला रहे हैं, इसी से ये भी तय होता है कि CFA कैंडिडेट्स कैसे पास होते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझिए, ये आपको सिर्फ एक बेहतर एनालिस्ट ही नहीं बनाएगा, बल्कि आपके एग्जाम के गोल तक पहुंचने में भी मदद करेगा। गुड लक।